नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। 2024 का चुनाव नजदीक है, लिहाजा सभी राजनीतिक दलों ने भागदौड़ शुरू कर दी है। बीजेपी अपनी सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी में है, तो विपक्ष सरकार की खामियां लगातार गिना रहा। इस बीच वादों और दावों की झड़ी भी लगी है। कांग्रेस कर्नाटक वाले फॉर्मूले को हरियाणा में भी आजमाना चाहती है, इसलिए जनसभाओं के मंच से चुनावी गारंटी का ऐलान करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। रविवार को हिसार में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के मंच से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वादों की एक लंबी झड़ी लगा दी। भीड़ के बीच उत्साहित भूपेंद्र हुड्डा ने अपने दिल की टीस भी बता दी। हुड्डा ने कहा कि वो इस बार वोट मांगने नहीं, बल्कि बीजेपी जेजेपी से मुकाबले के लिए जनता के बीच आए हैं। वहीं कांग्रेस की चुनावी गारंटी पर गृह मंत्री अनिल विज ने भूपेंद्र हुड्डा को घेरा और कहा कि जनता को ये सिर्फ गुमराह करते हैं। परिवार पहचान पत्र, फैमिली आईडी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मतलब ऐसे पोर्टल बना रखे हैं जो पेंशन कार्डू हैं। 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन कार्ड दी, 10 लाख गरीब आदमियों का राशन कार्ड काट दिया। ये सब खत्म कर देंगे हम भाई, ये बेकार चीज है। तो मैं आज ये कहकर जा रहा हूं भाई, जो हम कहते हैं, जो मैं कहूंगा वो हम करेंगे। क्या करेंगे? एक तो भाई ये बुजुर्गों की सबसे पहले बात है, ये तो 5100 ने कही थी हैं, ये तो आपने बेरा बकरी की मींगण की तरह कर 200 बढ़ा देंगे, 250 बढ़ा देंगे। तो भाई हमारी सरकार आएगी तो बुजुर्गों की पेंशन 6000 रुपए मिला करेंगे। 6000 का मतलब 200 रोज के पेंशन। और भाई वो मेरी बहनें बैठी, अभी बात हुई है, मेरी बहनें बैठी भाई, आज चूल्हा तो कोई करता नहीं, लकड़ी तो कोई इस्तेमाल करता नहीं, गैस पे लाए हैं गैस सिलेंडर। तो भाई कोई भी सिलेंडर गैस का उसकी कीमत 500 रुपए ज्यादा नहीं होगी। मेरी बहनों को बताया, हमारी सरकार आएगी तो फिर वही दलितों के लिए, बैकवर्ड कास्ट के लिए 100 गज के प्लॉट देना शुरू करेंगे सबको, क्योंकि 8 लाख प्लॉट हमने चिन्हित किए थे, 3,82,000 दे चुके थे, इनने एक प्लॉट दिया हो तो बताओ भाई क्रीमी लेयर बैकवर्ड क्लास की 10 लाख करेंगे हम, ताकि बैकवर्ड क्लास को फायदा हो। मैं आपसे बात पूछने आया हूं, नहीं आपकी भाई, मेरी उम्र हो गई 76 साल और मेरे दिल में है 30। मैं आपसे इजाजत लेने आया हूं भाई, एक टक्कर इनसे लेना चाहता हूं। आपका साथ होगा, दोगे साथ? और अब सवाल आता है कि आपकी सरकार आ जाएगी तो आप क्या करोगे? एक बात याद होगी आपको कि जब हमारी सरकार थी, मैं एक बात कहा था मैंने, भाई लिख लो, अगर मैं भी छारा भला नहीं कर सका तो कोई भला नहीं कर पाएगा। कह गया था। पहले भी मुख्यमंत्री रहे, पहले बुजुर्ग नहीं होते थे, पहले गैस के सिलेंडर नहीं होते थे, पहले बिजली नहीं होती थी, क्यों नहीं करती फ्री? ये लोगों को गुमराह करने का कांग्रेस को इनकी पाठशाला में इनको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है कि मूर्ख बनाओ और राज करो। ये कांग्रेस की संस्कृति है, कल्चर है कांग्रेस का। ये हुड्डा साहब ही नहीं कर रहे, सारे देश में ये यही कर रहे हैं। बहरहाल अब सवाल इस बात का है कि 24 का जो चुनाव है, कांग्रेस का क्या गारंटी वाला दांव उसमें चलेगा कर्नाटक की तरह? हरियाणा में काम करेगा कर्नाटक फॉर्मूला, क्योंकि इसी फॉर्मूले को यहां पर मंच से लागू किया गया। भूपेंद्र हुड्डा के दिल में क्या टीस है जो कि मंच से वो जाहिर कर रहे थे, सवाल पूछ रहे थे
और क्या वाकई कांग्रेस जनता को गुमराह कर रही है? गैस सिलेंडर हो या फिर बुजुर्गों की पेंशन हो, जो बात अनिल विज ने कही कि ये मंत्र है, मंत्रा है कांग्रेस का कि लोगों को गुमराह करो। हमारे साथ कुछ खास मेहमान, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। प्रवीण अत्रे हैं, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ, बहुत स्वागत है अत्रे साहब आपका। एडवोकेट समदीश गुलाटी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है गुलाटी साहब आपका। रजत पंजेटा जी हैं, इनेलो की तरफ से, बहुत स्वागत है रजत जी आपका। और अनुराधा शर्मा है, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, बहुत स्वागत है अनुराधा आपका। अत्रे साहब, हुड्डा साहब के दिल में टीस है, उसके बाद भी वो गारंटी दे रहे हैं और आप लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस गुमराह कर रही है। देखिए, ऐसा अतुल भाई, हुड्डा साहब के मन में जो टीस है वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं कांग्रेस की जो गारंटी है इसके सच को जनता के सामने रखना चाहता हूं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2004 से लेके 2014 तक 10 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उस वक्त प्रदेश के बुजुर्गों की याद नहीं आई। बुढ़ापा पेंशन 10 साल में हुड्डा साहब ने मात्र 500 रुपए की बढ़ोतरी की। यह है हुड्डा साहब की असलियत। तब उनको बुजुर्गों की याद नहीं आई थी प्रदेश में। उसके बाद हुड्डा साहब जो बार बार ये बात कह रहे हैं कि मैं जब सत्ता में आऊंगा, जो कर्नाटक में उन्हें गारंटी दी, अगर हम कर्नाटक की सच्चाई को एक बार अतुल भाई देख ले तो हरियाणा प्रदेश की जनता भी समझ जाएगी कि कांग्रेस की सच्चाई क्या है। कांग्रेस ने इसी तरह के झूठ कर्नाटक के अंदर बोले थे। कांग्रेस ने कर्नाटक में कहा था कि साहब हम आपको 300 यूनिट बिजली देंगे मुफ्त, और जैसी सत्ता में आए तो कांग्रेस ने उस पर राइडर लगा दी। राइडर के अंदर 10 शर्तें लगा दी। उन शर्तों के अंदर यहां तक 10वीं शर्त तो यहां तक लिख दी कि अगर किसी घर में मोबाइल चार्जर होगा तो वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। दूसरा, कांग्रेस ने वहां कहा था हम 10 किलो अनाज मुफ्त देंगे, लेकिन जब सत्ता में आए जनता ने कहा कि 10 किलो अनाज, तो बोले जो 5 किलो केंद्र दे रहा है वो प्लस 5 किलो हम देंगे, मतलब 10 से 5 हो गया। जब जनता ने कहा कि चलिए 500 दीजिए अपने वाला, तो बाद में समझ में आया कि देने के लिए तो पैसे नहीं है, वो 5 किलो कहां से दे। तो डी शिव कुमार जो उप मुख्यमंत्री है कर्नाटक के, उन्होंने फिर एक बयान दिया और उन्होंने कहा 1 साल तक कर्नाटक में कोई विकास कार्य नहीं होगा। तो जिस प्रदेश को इन्होंने अपनी इन गारंटी या इन झूठ की वजह से इस हालात में लाके खड़ा कर दिया विद इन 2 मंथ कि 1 साल तक कोई विकास कार्य नहीं होगा, प्रदेश की जनता को यह बात को समझना पड़ेगा। अब बात आ जाती है हुड्डा साहब ने जो कहा जी हमने मुफ्त प्लाट चिन्हित किए। देखिए हुड्डा साहब कितनी कलाकारी से झूठ बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि हमने 8 लाख प्लाट चिन्हित किए थे, लेकिन हमने दिए 2.25 लाख। इनसे ये पूछिए कि अगर आपने वाकई ही प्लाट दिए थे तो जिला हिसार का गांव 7 रोड, वहां के लोग उन्होंने प्रदर्शन क्यों किया कि साहब जो आप हमें प्लाट बोल के गए वो प्लाट तो फिजिकली है ही नहीं कहीं, वो प्लाट को ढूंढ रहे हैं। तो इस तरह का धोखा प्रदेश की जनता के साथ जिस व्यक्ति ने किया हो, वो फिर स्टेज पे आके लगातार झूठ बोलने का प्रयास कर। अब बात आती है इनके मन में टीस क्यों है, ये समझना बहुत जरूरी है। हुड्डा साहब को टीस इस बात की है कि मैंने 10 साल में प्रदेश के किसान को लूटा, 17,000 एकड़ जमीन किसान की छीन के बिल्डरों को दे दी, शायद ये संख्या कम है। हुड्डा साहब को इस बात की भी टीस जरूर है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो किसान की फसल का पैसा सीधा किसान के खाते में जाए, जब ये व्यवस्था मनोहर जी ने की, कांग्रेसियों ने इस व्यवस्था का विरोध किया। हुड्डा साहब के मन में ये भी टीस है। हुड्डा साहब के मन में एक टीस और है अतुल। इस सरकार ने, मनोहर लाल जी ने 8.5 साल में 1,10,000 से ज्यादा पक्की सरकारी नौकरी हरियाणा को युवा को दे दी, जबकि हुड्डा साल 10 साल सत्ता में रहे। और क्या किया? नौकरियों की बंदर बांट। जिसके पास पैसा या सिफारिश है वो नौकरी प्राप्त कर सकता था, सत्ता के चहेते सत्ता की योजनाओं का लाभ ले सकते थे। गरीब, शोषित, वंचित समाज, उसको सरकार का लाभ प्राप्त नहीं होता था। लेकिन जैसे ही मनोहर जी ने हरियाणा सरकार को गरीब, वंचित, शोषित समाज की सरकार बनाया, तुरंत हुड्डा साहब के मन में एक टीस पैदा हुई कि ये सरकार ने जो परिवर्तन किया है, जो हुड्डा साहब करते थे, जातिवादी राजनीति, क्षेत्रवादी राजनीति, भाई भतीजावादी राजनीति, जब मनोहर जी ने इसके ऊपर चोट की और इस व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया, तो हुड्डा साहब के मन में टीस हुई। ठीक है अत्रे साहब, इसका जवाब ले लेते हैं। समदीश गुलाटी साहब, अत्रे साहब ने सिलसिलेवार टीस के बारे में भी बताया, गारंटी के बारे में बात बताया, गुमराह करने के बारे में बताया और कहा कि कर्नाटक का हाल 2 महीने में क्या हो गया वो भी आप देख लीजिए। बीजेपी स्पष्ट तौर पर कह रही है कि आप गुमराह करते हैं, वो भी गारंटी के साथ। लेकिन हुड्डा साहब वहां पर भावुक भी नजर आए। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था और मैं ही कुछ कर सकता हूं, मैं ही लड़ लिया होगा।
ये जनता की नाम आवाज। ले लीजिएगा। भाई साहब प्लीज, मैं बीच में नहीं बोला। हाँ सुनते हैं अत्रे साहब सुनते हैं। सुनिए भाई, सुनिए प्लीज। वो जोश जनता का था, पहली बात। दूसरी बात, आपने अपने अलग अलग चीजों में रखे, कर्नाटक में रखे, सभी में रखे, आपने मणिपुर के ऊपर कभी विषय रखा? दूसरी बात, हरियाणा के अंदर बेरोजगारी दर कितनी है, ये कौशल रोजगार कितना है, जिस हिसाब से आप कौशल रोजगार के तहत रोजगार दे रहे हो, प्राइवेट नौकरियां बांट रहे हो। 2014 के अंदर 60,000 लाख कर्जा था और आज कितना है? और मार्च 2024 के अंदर यही कर्जा 1,55,000 लाख से 1,72,000 करोड़ हुआ। तो भाई साहब ये कैसे हो गया? मुझे भी कांग्रेसियों की वो लड़ी बताइए कि जो आप बिल्कुल क्लियरली बताएंगे। दूसरी बात, दोनों भाई साहब प्लीज, अब मेरी फसल मेरे भी हो रहा है। जब भी हम आड़त में जाते हैं, मंडी में गए हम, किसान सीधा आड़ती के पास जाके अपना सामान बेचेगा या वो लाइन में लगेगा? वो तो अपने बंदर बांट देखता है। आपने तो कह दी ये बात, वो तो जाके देखेगा भी मेरा नंबर कब आएगा और मैं कब इसका अपना वो लूंगा। लेकिन वो नहीं होता, वो जाके वेट करता है कि मेरी कब यहाँ से सामान बिकेगा और मैं जाके पैसे लूंगा। ठीक है ना भाई साहब? अब इसके बारे में आप बताइए, ये मंडी में जाके ही क्या व्यवस्था है, क्या आपने वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन की है? और किसी हिसाब से जब बरसात या किसी भी तरह का कोई आता है तो फिर वो सारी व्यवस्था कहाँ जाती है आपकी? अब संदेश जी, आपने जो जवाब दिया है उससे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए हो रहा हूं क्योंकि मंच से उन्होंने गारंटी दिया था और आप पता नहीं मंडी की और कहां की बात कर रहे हैं। और एक चीज और है संदेश भाई, आपने भीड़ का जिक्र किया, इसमें कोई शक नहीं है कि भीड़ बहुत अच्छी थी, हमारी टीम भी कवर करने पहुंची थी वहां पर। लेकिन तब मैं थोड़ा और कंफ्यूज हुआ जब शैलजा जी ने कहा कि भाई हमें तो न्योता ही नहीं मिला। अरे अपने लोगों को न्योता भी दे देते, बाकी आप मुद्दे गिनाते रहेंगे। अत्रे साहब जवाब देंगे बहुत छोटा सा, लेकिन उसके बाद पंजेटा जी के पास जाऊंगा। बहुत छोटा जवाब। पहली बार जी अतुल, पहली बार तो मैं भीड़ के बारे में स्पष्ट कर दूं, जो रैली हुड्डा साहब ने की थी वहां पे 7,000 कुर्सियां हुड्डा साहब ने लगाई बैठने के लिए। और मैं अगर जो कांग्रेस के लोग इतने उत्साही हैं, मैं मान लेता हूं कि कुर्सियां सारी भरी हुई थी और 1,000-2,000 लोग बाहर भी खड़े होंगे, तो अतुल कुल मिला के 9 से 10,000 लोग बनते। पूरे हरियाणा प्रदेश के आपने अपने कार्यकर्ताओं को बुला बुला के गाड़ियां भेज के अगर लोग इकट्ठा किए तो वो भी मात्र 10,000, और इससे बहुत खुश हो रहे हैं हमारे मित्र। दूसरी बात, इन्होंने एक बात कही कि साहब बेरोजगारी, अरे मैं तो पहले ही कह चुका हूं भाई कि मनोहर जी ने 8.5 साल में 1,10,000 से ज्यादा पक्की सरकारी नौकरियां दी, लेकिन हुड्डा साहब ने अपने 10 साल के कार्यकाल में कुल कितने दी? 81,000। और उसमें भी किसको दी? अपने चहेतों को। एचसीएस भर्ती किए, टोटल 120 पोस्ट थी, जिसमें से 60 के लगभग अपने मित्र, साथी, पीए, भतीजे, चाचे, उनके बच्चे भर्ती कर दिए। हम तो पहले कह चुके हैं कि मनोहर जी ने प्राइवेट उद्योगों के अंदर लगभग 12.5 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिलवाया। हुड्डा जी ने कुछ दिलवाया हो तो बता दीजिए। फिर आप आर्थिक विकास की बात करते हैं। साहब हुड्डा जी ने आखिरी बजट पेश किया था कितना? 38,000 करोड़ रुपए का। मनोहर जी ने जो पिछला बजट पेश किया था वो कितना? लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का। आपके समय में जीएसडीपी कितनी थी? 2.25 लाख करोड़। वो सब तो ठीक है अत्रे साहब, देखिए ये सारी चीजें ना चुनाव आते आते आप भी जानते हैं, इतने समय से आप राजनीति में सक्रिय हैं, चुनाव आते आते सब आंकड़े वाकड़े सब किनारे हो जाते हैं, फिर तो वही बातें चलती हैं जो कि हर पार्टी का अपना एजेंडा होता है। लेकिन पंजेटा साहब, जिस तरीके से भावुकता दिखाई हुड्डा साहब ने और जो संदेश कह रहे हैं कि भीड़ आप देखिए, शैलजा कह रही है उन्हें न्योता नहीं मिला, तो कांग्रेस की एक कौन सी इंटैक्ट पावर है? दूसरा कि जो गारंटी वो मंच से दे रहे हैं, क्या आपको लगता है कि हाँ ये गारंटी कार्ड जो है कुछ कमाल कर देगा कांग्रेस के लिए? यही उत्साह का सबसे बड़ा एक आधार है। रजत जी अपनी आवाज अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, जो बात आपने कही है अतुल जी, जो आपने जिक्र किया भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का और जो एसआरके गुट का जो शैलजा जी वाला गुट है, तो वो तो देखिए कांग्रेस की जो इनफाइटिंग है वो जग जाहिर है। और रही बात जो गारंटी वो दे रहे हैं उसको, तो उनके जो है प्रदेश अध्यक्ष और जो अभी नए प्रभारी आए हैं, प्रदेश अध्यक्ष तो चलो उन्हीं की बोली बोलते हैं, जो नए प्रभारी आए हैं वो उनकी गारंटी को कोई ऑथेंटिकेट नहीं करते, उस गारंटी की वो पुष्टि नहीं करते, बल्कि वो कहते हैं कि ऐसी गारंटी आप देने से बचे। कांग्रेस के लिए काम करे, जहां तक हुड्डा जी अपने लड़के के लिए, पुत्र के लिए काम कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए काम नहीं कर रहे वो।
वही बात जो है वो जो रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा जी और श्रीमती किरण चौधरी जी मंच से कई बारी बोल चुकी हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इनकी मीटिंग हुई थी उसके बाद भी, जो पहली मीटिंग हुई थी उसके बाद भी ऐसी ही बातें निकलती आई थी। तो आपस में एक दूसरे के नेताओं को ना बुलाना, उनको अपमानित करना, फिर न्योता देने या ना देने का बहाना, फिर फोन आया नहीं आया, फिर ऐसी जस्टिफिकेशंस आती हैं। लेकिन असलियत क्या है अतुल जी, एक के बाद एक आप इनके जो इवेंट है वो आप कैप्चर करते हैं, हम डिबेट करते हैं और बाद में यही कहा जाता है कि हमने बात की थी और बहानेबाजी शुरू हो जाती है। जहां तक देखिए कांग्रेस की बात है, पहले तो ये आपस में लड़ रहे हैं और इनमें और हम में ये फर्क है, हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता के लिए लड़ रहे हैं। दूसरा, हर पार्टी को अपने हिसाब से वो कितने वादों पे खरे उतरते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे बीजेपी ने कह दिया था कि भाई 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे, ये कर देंगे, कर्ज नहीं रहे, मतलब जो भी महंगाई, बहुत ही महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। कभी डॉलर की बात करते थे, कभी अर्थव्यवस्था की बात करते थे, कभी कोई बात करते थे। आज प्रदेश पे कर्ज कितना है, कभी कर्ज नहीं होगा, टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तेल जो है वो 30 रुपए लीटर। अब आपको मैं बताऊं, 1/3 दाम 2022 से अतुल जी घट चुके हैं और अभी तक फ्यूल के प्राइसेस कम नहीं हुए। क्रूड ऑयल की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद आज देश और प्रदेश पे मुख्य तौर पे, पहले तो तेल आप ले लीजिए, महंगाई ले लीजिए, बेरोजगारी ले लीजिए। बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बड़ा रहेगा, रोजगार नहीं है। हरियाणा बार बार नंबर 1 पे आता है। शिक्षा का जो इनकी प्रणाली है, भट्टा बैठ गया। 5,000 स्कूल ये बंद कर चुके हैं। फिर कौशल रोजगार जैसी योजनाएं हैं। रोजगार ना होने की वजह से बच्चे जमीन बेच के विदेश जा रहे हैं या नशे की चपेट में आते जा रहे हैं। और अग्निवीर जैसी योजनाएं आपको पता है। और कौशल रोजगार, ये कोई 4 साल की है, कोई 1 साल की है, कोई स्थायी रोजगार नहीं है ये। बाकी C2+50 के लिए जरूर मैं यहाँ पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को भी उनसे भी ये सीधा सीधा सवाल बनता है कि C2+50 10 साल तक आप चेयरमैन थे उन मुख्यमंत्रियों की जो कमेटी थी, तो आपने क्यों नहीं C2+50 लागू किया। उसके बाद देखिए प्रदेश में पेंशन का आपको पता है लेके बहुत बड़ा मुद्दा है, OPS का मुद्दा है। फिर पोर्टल से सारे लोग बहुत, मतलब हर लोग ही दुखी है। पोर्टल तो खुलता ही नहीं है, अपनी मन मर्जी होगी। तो पोर्टल की जगह कंट्रोल है बेसिकली अपना रखना चाहते हैं और जनता को उसमें दुखी कर रहे हैं। फिर परिवार पहचान पत्र हो गया, BPL कार्ड कटे, पेंशन कटी, ये सारे अनेक मुद्दे हैं जो कि अब आने वाले जो इलेक्शन है उसमें रहेंगे। और हर जो भी पार्टी है अपने हिसाब से क्या वादा करती है और उस पे वादे पे खरी होती है कि नहीं। इनका 5100 पेंशन था और भाजपा का 3000 की पेंशन की बात थी। और जनता उम्मीद करती है, जब आप बोलते हैं कि आप आएंगे सत्ता में तो हो सकता है आप पहली कलम से करें। अगर आपकी पहली कलम खराब हो गई है तो 1 महीने तक शाही नया रिफिल करके दूसरे महीने करें, तीसरे महीने करें। जनता वेट करती रहती है। अब आखिरी कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है, तब भी अगर 3000 हो जाए तो गनीमत होगी। देखिए जनता को बोल भी दिया और एक तरीके से एक जनता को लारा लगाने वाला काम कर दिया, झूठा वादा कर दिया एक तरीके से। दूसरा, अब अगर आप कुछ भी करते हैं, अगर आज आपकी कुछ भी घोषणा है तो आप उसको पूरी कीजिए। अब हमारी कोई भी योजना रही है, चाहे सरकार आपके द्वार से हमारी योजनाएं शुरू हुई थी, तो मैं ज्यादा नहीं थोड़ी थोड़ी बताऊंगा आपको, ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा। उसके बाद सबसे पहले बुढ़ापा पेंशन हमने शुरू करी। उसके बाद 15 साल वाले हमने कच्चे कर्मचारी थे पक्के किए। खेल नीति हमारी बड़ी मशहूर हुई, जिसमें हमारे को ब्रॉन्ज के अंदर 25, सिल्वर 50 और 1 करोड़ जो है हमारा उस पे था, गोल्ड मेडल के ऊपर था। उसके बाद गांव गांव में वृद्ध आश्रम हमने खोले, फ्री मेडिकल अबव 60 ईयर्स हमने किया, फ्री एजुकेशन फॉर हैंडीकैप्स किया, गांव में वृद्ध आश्रम किए। उसके बाद स्पोर्ट्स नर्सरी बनवाई। उसके बाद हमने 1995 से 98 तक जो कर्मचारी निकाले थे उनको दोबारा लेने का काम किया। उसके बाद गवर्नमेंट वाली जो एज थी उसको एज में रिलैक्सेशन दी। भाई बहन में कोई जमीन का अगर वो है उसकी हमने स्टैंप ड्यूटी माफ करने का काम किया। पुलिस थाने खुलवाए। उसके बाद हमने पंचायतों को नहीं, इसमें कोई शक नहीं है रजत जी। और मैं हमेशा व्यक्तिगत तौर पे कहता हूं कि राजनीति अलग होती है, लेकिन जो भी सरकार में रहता है वो कुछ ना कुछ करता है। ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ किया ही नहीं, चाहे वो इनेलो हो या फिर बीजेपी हो या कांग्रेस हो। हाँ, कम ज्यादा उसकी तुलना हो सकती है। लेकिन आपने बोला कि आपने बुढ़ापा पेंशन या वृद्धावस्था पेंशन आपने इसकी शुरुआत की। अब आपकी पार्टी के लिए चुनौती तो आपके परिवार के युवा बन गए और तमाम युवाओं को लेकर निकल गए, तो ये अपने आप में आपकी पार्टी के लिए चुनौती है। अनुराधा शर्मा, अब सवाल इस बात का है कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमने सबसे पहले गारंटी, जिसको बीजेपी रेवड़ी का नाम देती है, वो शुरू किया और उसका हमें नतीजा दिल्ली में और फिर पंजाब में भी मिला, कुछ और राज्यों में खाता खुला।
हरियाणा में भी वो गारंटी का जो कार्ड है वो चल जाएगा, लेकिन उसे लपक लिया है कांग्रेस ने और वो कहते हैं कि लड़ाई हम ही लड़ सकते हैं बीजेपी जेजेपी से, और कोई नहीं है। आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही, बोलिए। जी, देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि नकल के लिए अकल की जरूरत होती है। आज पहली बार आप इतने समय से मीडिया में काम कर रहे हैं और मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रही हूँ। मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहती हूँ कि हरियाणा की राजनीति में पहली बार काम के ऊपर बात हो रही है। पहली बार इस बात की होड़ लग रही है कि हम जनता के लिए क्या करेंगे, हम जनता के लिए क्या करेंगे। इससे पहले क्या बात होती थी? इससे पहले भारतीय जनता पार्टी बात करती थी हिंदू मुस्लिम की, भारतीय जनता पार्टी बात करती थी मंदिर मस्जिद की, कांग्रेस बात करती थी जात बिरादरी की। लेकिन आम आदमी पार्टी ने हरियाणा की राजनीति के अंदर ये बदलाव किया है, ये शुरुआत कराई है कि लोग आज आगे आके जो सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं वो सब लोग आके आज शिक्षा की बात कर रहे हैं, आज स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, आज वो किसानों की बात करते हैं, आज वो महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, आज वो रोजगार के ऊपर बात करते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे कि हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी एक विकल्प के रूप में खड़ी हो गई है। अभी कुछ दिनों पहले तक मैं खुद देखती थी कि मीडिया की तरफ से भी और बाकी प्रवक्ताओं की तरफ से भी इस तरह के सवाल होते थे, लेकिन आज आम आदमी पार्टी ने अपनी मेहनत के दम पर, अपने संगठन के दम पर, अपने काम के दम पर जो जगह हरियाणा के अंदर बनाई और जिस तेजी से हमारा ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है, तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि हम हरियाणा के अंदर सरकार बनाकर लोगों को ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देख लिया, उन्होंने कांग्रेस की सरकार को भी देख लिया। अब एक मौका जब हमें दिया जाएगा तो हम क्या करके दिखाएंगे। हमारे पास अभी तक सरकार तो हरियाणा में बनी नहीं है, लेकिन दिल्ली और पंजाब के मॉडल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से हमने कर्मचारियों के लिए काम किया, जिस तरह से हमने शिक्षा के लिए काम किया, जिस तरह से हमने स्वास्थ्य के लिए काम किया, हम हरियाणा के लोगों के लिए भी ये काम करके दिखाना चाहते हैं। नहीं, अच्छी बात है। हरियाणा के लोगों के लिए आप काम करके दिखाना चाहते हैं, आप उनसे मौका मांग रहे हैं, ये अच्छी बात है कि ये जनता के बीच में आप गए और सक्रियता बढ़ी है। लेकिन राजनीति में ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ता है तो गिरता भी है, लेकिन अभी फिलहाल आपका ग्राफ शुरू होना है यहाँ पे और आप मान भी रही हैं कि हमारी शुरुआत है, हम मौका चाहते हैं। अब प्रवीण अत्रे साहब, प्रश्न यहां पर यह है कि संदेश गुलाटी ने कई मुद्दे गिनाए, पंजेटा साहब ने कहा कि इन तमाम चीजों की शुरुआत हमने की थी, आने के बाद कांग्रेस ने भी खराब किया और आपने तो पूरा बर्बाद कर दिया। अनुराधा शर्मा का कहना है कि तीनों को देख लिया इस प्रदेश की जनता ने, वो चाहे इनेलो हो, वो चाहे कांग्रेस हो, वो चाहे बीजेपी और जेजेपी हो, आम आदमी पार्टी को मौका मिले इसलिए जनता के बीच में है और जनता इनको बहुत तेजी से सिर आंखों पर बिठा रही है। चुनौती एक तरफा दिख रही है या एक ही चैलेंज दिख रहा है? हुड्डा साहब कह रहे हैं कि मैं अगर नहीं भला कर पाया तो कोई और कर भी नहीं सकता। देखिए अतुल भाई, पहली बात तो ये है, अनुराधा जी को मैंने सुना और अनुराधा जी की बात से मुझे तो केवल एक ही बात समझ में आई, अपने मुंह मियां मिट्टी। तीन प्रवक्ता यहाँ पे बैठे हैं अतुल भाई, किसी एक प्रवक्ता में ने भी ना तो आम आदमी पार्टी का नाम लिया था, ना आम आदमी पार्टी का जिक्र किया। लेकिन अनुराधा जी ये कह रही हैं कि देखिए आज आम आदमी पार्टी जो है वो एक ऑप्शन बन गई है हरियाणा में और आम आदमी पार्टी की वजह से काम की बात होनी शुरू होगी। अब काम की बात कर लेते हैं। अब अत्रे साहब ये तो अन्याय हो जाएगा ना। अनुराधा जी क्या करें, आपकी पार्टी का नाम ले, अपनी पार्टी का नाम लेंगी ना, ये तो अन्याय हो जाएगा। उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा है कि भाई हम मौका मांग रहे हैं, प्रदेश की जनता हमें हो सकता है मौका दे। नहीं, प्रदेश की जनता क्यों मौका नहीं देगी वो बता देता हूँ। ये काम की बात कर रही है दिल्ली विधानसभा के अंदर। अरे एक मिनट रुकिए अनुराधा जी, रुकिए, बीच में डिस्टर्ब मत रुकिए। ऐसा है भारतीय दिल्ली विधानसभा के अंदर, अरे भाई रुक जाइए भाई, किसी की बात अरे रुक जाइए भाई, अरे रुक जाइए, अच्छा ही नहीं लगता है ना। आप विनम्रता अपनी बारी में दिखाएंगे, अच्छा लगेगा। देखिए अब आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता तो ये कह रही है कि काम की बात होनी शुरू हो गई। अरे रुक जाइए भाई, बीच में डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो आप, रुक जाइए थोड़ी देर। प्रवक्ता ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी की वजह से हरियाणा में काम पे बात होनी शुरू हो गई है। दिल्ली विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी के एक विधायक खड़े होकर ये कहते हैं कि दिल्ली की जनता नाली जैसा पानी पीने को मजबूर है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी के विधायक ने कहा, विधानसभा में कहा 4 दिन पहले।
10 साल से ज्यादा सत्ता में हो गए अरविंद जी को, और आज भी दिल्ली की जनता नाली जैसा गंदा पानी पीने को मजबूर है, बतौल आम आदमी आप पार्टी हरियाणा का। की बात कर रहे हैं कि अब दिल्ली दूसरी के ऊपर बात डिबेट मैं कर बता रहे रहा हैं हूँ, मुझसे? हरियाणा की बता रहा हूँ। आप हरियाणा की हालत देखिए ना, काम की बात कर रहा हूँ, देखिए नहीं हरियाणा पे जवाब दीजिए ना, आप सरकार चला रहे हैं हरियाणा में, आप हरियाणा पे जवाब नहीं नहीं, वो दीजिए। कह रही है आप हरियाणा पर रहिए, दिल्ली मत जाइए। आप हरियाणा अरे का दिल्ली जवाब दिल्ली दीजिए में ना। सरकार आपकी है ना, तो उसका उन्होंने नहीं उदाहरण दिया, उदाहरण तो दिए जाते हैं, उदाहरण दे रहा रेफरेंस हूं। दिया जाता है। ठीक है, अध्यक्ष साहब अपनी बात पूरी करिए जल्दी से। जबकि हरियाणा की मनोहर सरकार ने, अतुल भाई, नल से जल जो योजना आई, 30 लाख घरों को नल से जल उपलब्ध करवाया। ये है हरियाणा की बात। वहां 10 साल के बाद भी गंदा पानी पीने को मजबूर है, और यहां मनोहर जी 30 लाख घरों को नल से जल उपलब्ध करवाते हैं, स्वच्छ जल पीने आम हरियाणा वासियों को मिलता है। ये अंतर है। जो बात कर रहे थे ना, काम की बात करनी शुरू की, काम की, मैं उसलिए ये बात कह रहा था। अब बात करते हैं हम देखिए, रोजगार की बात, बेरोजगारी की बात कांग्रेस के प्रवक्ता ने की, और मैंने पहले ही कहा 1,10,000 से ज्यादा नौकरी है। आपने कितनी थी 10 साल में? मात्र 81,000। अब सवाल ये है कि हरियाणा के अंदर 4 लाख के करीब सरकारी कर्मचारी हैं, अतुल भाई। आप समझ सकते हैं कि सरकारी नौकरी देने की एक सीमा है। मनोहर लाल जी ने इस बात को समझा, तो अब उपाय दूसरा क्या है? दूसरा उपाय है प्राइवेट रोजगार, प्राइवेट उद्योगों में नौकरी। तो मनोहर लाल जी ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया। हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले 8.5 साल में, अतुल भाई, 1,60,000 से ज्यादा छोटे बड़े मझोले उद्योग लगे। मैं पहले जिक्र कर चुका हूं। इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जहां पहले उद्योग पलायन करने को मजबूर थे हुड्डा साहब के कार्यकाल में, आपको पता है, मारुति पलायन कर गई थी, होंडा जो है वो पलायन करने को मजबूर हो गई थी, आगजनी की घटनाएं हो गई थी। तो जिस तरह के हालात हरियाणा प्रदेश में थे हुड्डा साहब के कार्यकाल में, मनोहर जी ने उसको बदला। मनोहर जी ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया। उद्योगों को एक अच्छी कानून व्यवस्था दी जिससे उनको सुरक्षा का भाव पैदा हो, पर्याप्त बिजली उपलब्ध करवाई जिससे कि उद्योग ढंग से काम कर सके, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा दी कि माल बाहर जा सके। तो हरियाणा के अंदर एनरिक एग्रो नाम की कंपनी, पैनासोनिक इंडिया, कंधारी ब्रीवरीज, आरदी ग्रीनटेक, मारुति खरखोदा के अंदर ग्रेसिम इंडस्ट्रीज, ये बड़े उद्योगों ने आके हरियाणा में अपने उद्योग लगाए जिससे हरियाणा के युवाओं को रोजगार मिलना शुरू हुआ। ये अंतर है, इसको कहते हैं काम। केवल मीडिया में आके चिल्लाने से काम नहीं होता। दूसरी बड़ी बात देखिए अतुल भाई, सबसे बड़ी चीज के हरियाणा के युवा अगर प्राइवेट नौकरी ना करना चाहे, सरकारी नौकरी की उपलब्धता कम है, तो वो अपना काम धंधा कर सके। 45,000 से ज्यादा युवाओं को सरकार ने ऋण उपलब्ध करवाया कि वो अपने काम कर सके। सरकार जो है फड़ी रेडी वालों के लिए छोटे ऋण की योजना लेके आई कि 10,000 रुपए से के करीब जो ऋण दिया जाता है, अगर पहला ऋण विद इन टाइम चुका देते हैं तो वो 20,000 मिलता है। तो छोटे काम धंधे करने वालों ने अपने काम धंधे करने शुरू किए। तो मनोहर जी ने इस हरियाणा की आर्थिक प्रगति के अंदर जो नीतियां बनाई, उसका नतीजा ये हुआ कि हरियाणा का एक्सपोर्ट जो है वो 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया। हरियाणा की पर कैपिटा इनकम जो है वो लगभग 2,94,000 रुपए हो गई, जो हुड्डा साहब के समय में 1,27,000 के करीब थी। तो जो ये परिवर्तन हरियाणा में आया वो आज हमें नजर आ रहा है। इस हरियाणा प्रदेश के अंदर नहीं परिवर्तन तो नजर आ रहा है, लेकिन अत्रे साहब, हुड्डा साहब ने भावुक होकर देखिए वहां पर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि मैं ही लड़ सकता हूं और आखिरी मौका। और राजनीति में देखिए संदेश मैसेजिंग का गेम बड़ा होता है, कई बार नम आंखों से बहुत कुछ बदल जाता है। ताजा उदाहरण अगर आप देखेंगे तो एक वक्त था कि किसान आंदोलन खत्म होने की कगार पर था और राकेश टिकैत, जो कि ऐलान हो चुका था कि अब हम अपने अपने गांव वापस लौट रहे हैं, और अचानक से वो भावुक हुए, आंसू निकले और फिर किसानों का रेला लग गया उत्तर प्रदेश में। तो मैसेजिंग का गेम बड़ा लंबा होता है। संदेश गुलाटी साहब, ये मैसेज का जब मैंने जिक्र किया तो ये पॉजिटिव वे में था और तमाम पार्टी के नेता करते हैं, लेकिन अब आज के दौर कांग्रेस के नेताओं में, हाँ ठीक है छोड़िए संदेश जी, लेकिन आज के दौर में जब आप मजबूती की बात करते हैं, जब आप इस भीड़ की बात करते हैं, और तब दो प्रश्न उठते हैं जो कि प्रवीण अत्रे भी उठा रहे हैं, रजत पंजेटा भी उठा रहे हैं और राधा जी भी उठा रही है और मैंने भी उठाया है वो सवाल यह है कि आपकी पार्टी के नेता ही आपकी इस भीड़ के इस सिनेरियो के ऊपर सवाल खड़े कर देते हैं, ये कहकर कि हमारे पास न्योता ही नहीं आया। अब एक पार्टी के अंदर क्या अलग अलग न्योता होता है? दूसरा कि जब आप अपनी मजबूती की बात करते हैं तो उस वक्त इस भावुकता का क्या मतलब है? बीजेपी कह रही है कि यह भी गुमराह करने का तरीका है। पहली बात तो मैं अनुराधा जी से एक बात कहना चाहता हूँ। आपने कहा हरियाणा के ऊपर बात की थी, अभी सरकार आपकी दिल्ली और पंजाब के अंदर है, तो आप मुझे 300 यूनिट बिजली और पानी का, उसके सिवाय मेरे को ये बताइए भी आपने क्या काम किया? दिल्ली में एंट्री करते ही इतना बड़ा कूड़े का ढेर है, आपने उसके ऊपर क्या काम किया? पंजाब में आपकी सरकार बनी है, उसमें आपने कौन सी ऐसी विशेषता लेके आए भी जो आपने गिनवाई? हरियाणा के अंदर और क्या लेके आना चाहते हैं? वो कौन सा विकल्प है जिसके ऊपर हरियाणा में आम आदमी पार्टी आना चाहती है? ये आपने बड़े अच्छी तरीके से बताया, अब इसको क्लैरिफाई करना है। अत्री साहब बता रहे थे
अब मंत्री साहब मेरे को ये बात बताइए, भी आपने लोन बोला, पटरी वालों को लोन मिला, कितने बंदों को कितनी फिगर के अंदर लोन मिला है और कितनों को 10 से 20 मिला है, ये बात बताएंगे आप मेरे को। और पावर बिजली की बात बता रहे हैं, अब कितने थर्मल प्लांट आपके, सुनिए प्लीज सर, मैं बोलिए संदेश जी बोलिए। थर्मल पावर प्लांट कितने आपके उसमें लगे, आप ये बताएंगे। दूसरा मेरे को ये बताइए कि खेल पॉलिसी हमारी जो आ रही है, पदक लाओ और पद पाओ, आपने कौन सा पदक किया? मैं तो छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ, रेल पटरी के ऊपर आपने कितनी रेल लाइन बनवाई? आप इन सब मुद्दों के ऊपर भटक रहे हैं, आप इन चीजों के ऊपर बताइए पहले। दूसरी बात, हिसार के अंदर जो रैली हुई है वो कहीं से किसी को गाड़ी में नहीं भेजा, कार्यकर्ता का अपना जो था, जो कार्यकर्ता खुद वहां पर पहुंचा पूरे हरियाणा से। पर रही बात अतुल जी, आप कह रहे थे कि न्योता सभी को नोटिया दिया जाता है, नहीं, मैंने नहीं कहा संदेश भाई, शैलजा जी ने कहा है, मैंने तो कोट किया है सिर्फ, मैंने नहीं कहा। जी शैलजा जी ने कहा है। नहीं, देखिए सभी को, एक ये नहीं है भी एक को देंगे दूसरे को नहीं देंगे, उसकी लिस्ट बनती है बारी बारी से, सभी को इनविटेशन दिया जाता है कि सभी ने आना है। वो आपका उनका अपना ओपिनियन हो सकता है, उन्होंने क्या बात बोली है। अब एक पार्टी में दो ओपिनियन दिक्कत कर देती है ना, फिर आपकी रणनीति पर ही सवाल उठ जाएगा। फिर आप मजबूत है, आपकी मजबूती पर सवाल उठेगा कि आपके पार्टी के कार्यकर्ता बिना गाड़ी से बुलाए वहां पर पहुंच गए, उन सबको न्योता गया था, वो आ गए, लेकिन वहीं पार्टी के प्रमुख नेता अगर कहेंगे तो आपके ऊपर ही प्रश्न खड़ा हो जाता है कि भाई ये क्या है। बहरहाल पंजेटा साहब, आपने संदेश जी की बात सुनी, उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी को तो मैं खारिज ही करता हूं और इनेलो का कोई जिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमारी रैली भी मजबूत थी, हमारी रैली में भीड़ भी दमदार थी और हमारे नेता ने जो कहा वो बात भी दमदार है, गारंटी भी है, उसमें कुछ गुमराह करने वाला नहीं है। पंजेटा साहब देखिए तुलसी, पहले तो मैं आपको ना 25 सितंबर का आपकी टीम भी आए और मैं इनको चैलेंज यहाँ बैठ के दे रहा हूँ, यहाँ पे जितने हिसार में इनके लोग थे उससे कम से कम नहीं तो 2.5 गुना ज्यादा लोग आपको, कम से कम नहीं तो 2.5 गुना ज्यादा लोग आपको कैथल में मिलेंगे। ये नोट करके रख ले आज की डेट। दूसरा, ये जो मौके की बात कर रहे हैं, कांग्रेस हुड्डा जी को 2 मौके दे चुकी है। हुड्डा जी को कांग्रेस 2 मौके दे चुकी है। जनता तो बाद में देगी, कांग्रेस मौका देगी या नहीं, ये बड़ा सबसे बड़ा आज का जो डिबेट है उसका प्रश्न होना चाहिए कि कांग्रेस हुड्डा जी को तीसरा मौका देगी या नहीं देगी। अब बात आते हैं थोड़ी सी, चंद मैं बड़ी जल्दी खत्म करूंगा। आज भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, आज किसी से ये बात छुपी नहीं है कि इन्होंने किसान की आय दुगनी नहीं करी, तेल के दाम बढ़ा के, जीएसटी लगा के, हर चीज के ऊपर आज आम आदमी की महंगाई से और किसान की लागत दुगनी या तिगनी ये कर चुके हैं। अब इनसे अगर कोई मोटा सवाल पूछे तो आज प्रदेश के ऊपर लगभग 4 लाख करोड़, देश पे 155 लाख और अभी इन्होंने हाल ही में 10-12 लाख करोड़ का जो है वो कर्ज लिया है। हाल ही में अभी इनका एक स्कॉलरशिप घोटाला हुआ है जो अल्पसंख्यक का मंत्रालय है, उनके अंदर 13,000 इनकी एमएसएमईज हैं जो शट डाउन हो चुके हैं। 7.5 लाख करोड़ का इनका भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर अभी घोटाला हुआ है। 200 करोड़ का घोटाला अयोध्या डेवलपमेंट में इनका हुआ था। ग्रामीण विकास मंत्रालय में इनका 2 करोड़ 83 लाख रुपए का जो है वो फंड्स में और अलग अलग एडवर्टाइजमेंट में घोटाला हो चुका है। एनएचएआई का 125 करोड़ जो कि जिसमें अलग गलत टोल और उल्लंघन की वजह से जो वसूली हुई है वो 125 करोड़ का है। उसके बाद ये जो आयुष्मान भारत योजना है, वहां मृतकों को पता नहीं कितनों को जोड़ लिया एक ही के साथ, एक ही में लाखों लाभार्थी जोड़े, वो एक आयुष्मान भारत योजना में भी घोटाला है। और 2014 से लेकर अब तक देश के जो बैंक्स हैं 12,50,553 करोड़ रुपए डूब चुके हैं, जो जिनमें इनके मेहुल चौकसी का, जिसका अभी रेड कॉर्नर नोटिस भी वापस ले लिया इन्होंने। नहीं ठीक है, अब देश के मुद्दे हरियाणा पर भी चलेंगे या हरियाणा की राजनीति के मुद्दे अलग हैं, यहाँ के सियासी मुद्दे के साथ साथ आर्थिक मुद्दे, सरकार से जुड़े मुद्दे अलग है, ये भी जनता ही तय करेगी। पंजेटा जी माफी चाहूंगा, समय थोड़ा कम है, समय की पाबंदी, माफी चाहूंगा। अनुराधा शर्मा, क्लोजिंग कमेंट ही आपका चाहूंगा। देखिए सारी पार्टियां कह रही हैं कि हम तीनों हैं, हम तीनों आपस में लड़ेंगे, जनता तय करेगी, मौका नहीं मिलेगा आम आदमी पार्टी को। देखिए तो तय तो जनता ही करेगी, लेकिन मैं भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण भाई से कहना चाहती हूँ कि अपनी पीठ थपथपाना ये भाजपा की कार्यप्रणाली और भाजपा के प्रवक्ताओं का एक ट्रेंड बन गया है। जो हरियाणा सरकार नाक तक करप्शन में डूबी हुई है, जो हरियाणा सरकार अफसरों की बैसाखी के ऊपर टिकी हुई है, जो हरियाणा सरकार प्रदेश के सौहार्द तक को कायम नहीं रख सकती, जो हरियाणा सरकार के अंदर गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री तीनों की अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग चल रहा है, वो हरियाणा सरकार कौन से विकास की बात करती है। भाजपा में तो खुद मुख्यमंत्री बनने की होड़ लगी हुई है, एक दूसरे के सिर पे ठीकड़ा फोड़ते हैं।
मैं उनको याद दिलाना चाहती हूँ कि फरीदाबाद निगम के अंदर जो घोटाला हुआ, गुड़गांव निगम के अंदर जो घोटाला हुआ, आज परिचय पत्र से लेके प्रॉपर्टी आईडी तक छोटे छोटे से कामों के लिए लोग 25-25 हजार रुपए की रिश्वत दे के काम कराते हैं। कौन सी सरकार चलाने की बात कर रही है? हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं मैं सुरक्षा नहीं दे सकता। हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि अंग्रेजी का टीचर ही गणित भी पढ़ा लेगा और हिंदी भी पढ़ा लेगा। कौन से जमाने की बात करते हैं आप? हरियाणा के लोगों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं आप। हरियाणा के ठीक है, अब आम आदमी पार्टी का भविष्य इस प्रदेश में क्या होगा ये भी जनता ही तय करेगी। फिलहाल ये तो खेल रहे हैं। अत्रे साहब, बहुत संक्षेप में क्लोजिंग कमेंट आपका। आपको नहीं लगता है कि हाँ इतने आसानी से खारिज नहीं कर सकते हैं, चाहे हुड्डा साहब के आखिरी एक उम्मीद की बात हो कि उनका ये दावा था या उनकी उम्मीद थी जनता के बीच में कि मैं ही आपका भला कर सकता हूं, और भावुक भी नजर आए, और आम आदमी पार्टी और इनेलो की तरफ से पंजेटा साहब ने भी कहा कि हम भी पीछे नहीं। देखिए ऐसा है अतुल भाई, पहली बात तो ये है कि जब हम अपने काम गिनाते हैं, जब हम बताते हैं कि हमारी सरकार ने काम किया, तो ये कहते हैं जी आप तो अपनी पीठ थपथपा रहे हो। फिर ये कहते हैं कि हरियाणा के अंदर घोटाला हुआ है। अरे फिर ये बीच में डिस्टर्ब करेंगे, समय खराब करेंगे। अब समय खराब ना कीजिए, जनता को तय करने दीजिए। देखिए अब ये क्या कहते हैं कि साहब देखिए आपकी सरकार में फला घोटाला हुआ। साहब घोटाला हुआ तो गिरफ्तार भी हम नहीं किया। हमने केजरीवाल की तरह ये दावा तो नहीं किया कि कट्टर ईमानदार हैं जयंत साहब, सिसोदिया जी कट्टर ईमानदार हैं, जबकि कोर्ट उनको जमानत नहीं दे रही। कोर्ट जो है जयंत साहब को किंगपिन बता रही है, लेकिन केजरीवाल जी मीडिया में आके दावा कर रहे हैं कि जी वो तो कट्टर ईमानदार है। आप भ्रष्टाचारी को कट्टर ईमानदार बताते हैं और हम भ्रष्टाचारी को तुरंत गले से पकड़ के जेल में पहुंचा देते हैं। ये अंतर है आप में और हमारे में। ठीक बात है, ठीक बात है। अब देखिए, अब इसमें नतीजा जनता को ही देना है। हालांकि हुड्डा साहब एक मजहबी राजनीतिज्ञ हैं और उन्होंने वहां उस मंच से एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है, या चुनावी दांव उन्होंने खेला है। अब ये दांव कितना कारगर होगा ये देखना होगा। चुनौती कितनी बड़ी वो खड़ी कर पाएंगे, या कांग्रेस के अंदर खुद चुनौती खड़ी है ये भी भविष्य तय करेगा। और साथ ही इनेलो कितनी मजबूत हो पाएगी और आम आदमी पार्टी का उदय इस प्रदेश में होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मुद्दे तो कमोबेश सारी जो विपक्षी पार्टियां वहीं उठा रहे हैं और फिर उन्हीं मुद्दों का जवाब सरकार में बैठी दोनों पार्टियां दे रही हैं। बहुत शुक्रिया अत्रे साहब आपका, समदीश जी आपका, पंजेटा साहब आपका, अनुराधा शर्मा जी आपका। तो मौजूदा दौर में एक टीस निकल कर आई है, लेकिन बीजेपी कहती है कि हुड्डा साहब के मन की टीस है, इसलिए है कि वो अपने बेटे को सिर्फ स्थापित करना चाहते हैं, तभी उनकी पार्टी के तमाम नेता उनकी रैली में नहीं आते हैं। लेकिन हुड्डा साहब चूंकि मजहबी राजनीतिज्ञ हैं, उन्होंने क्या आखिरी दांव खेला है, शायद बात बन जाए। नमस्कार।